हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर जीजी सर्स चैनल। सो आज हम लोग ओसीएम के आईएमपीज देखेंगे जो आपको एचएससी बोर्ड एग्जाम 2026 में ऑब्वियसली फॉर श्योर 80 to 90% आपके पेपर के क्वेश्चंस कवर कर देंगे। सो मैं वैसे ही क्वेश्चन गिने चुने ही आपको जो बताऊंगा, आपको एग्जैक्टली वो पढ़ने हैं और ऑब्जेक्टिव्स आपको पूरे पढ़ने हैं। ठीक है, मैं आपको ऐसे गाइड करता रहूँगा। सो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, हमें ऐसे पढ़ना है कि जिस दिन एचएससी का रिजल्ट आएगा उस दिन बस वो जो माता पिता के चेहरे पे जो खुशी होगी, तब आपको पता चलेगा कि आपने क्या कमाया। ये साल का पूरा कीमत बस वो छोटी सी मुस्कान, वो जो छोटा सा खुशी आप अपने माता पिता को दोगे अपने रिजल्ट्स के थ्रू, अपने मार्क्स, अपने परसेंटेज के थ्रू, अपने सक्सेस के थ्रू, वो आपको दुनिया जिता सकता है। सो ये ठान कर हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। ओसीएम एचएससी 2026 बोर्ड एग्जाम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय जीजी सर। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। ओके, सो एज इट इज़ इधर अपना कवर पेज है। ओके, आगे बढ़ते हैं। बहुत आगे जाना पड़ेगा। ओके ओके, एक गया। ये है चैप्टर सेकंड। ओके, चैप्टर फर्स्ट में मैं उल्टा ही स्टार्ट कर दे रहा हूँ। अभी इधर देखो, आपको ऑब्वियसली इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट चैप्टर समझ लो आपका एक ट्रेजरी है, आपका एक समझ लो इसमें पर्टिकुलरली आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। आधा चैप्टर आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। देखो 14 प्रिंसिपल फॉर श्योर, ये तो 100% आएगा ही आएगा, तो ये तो आपको पढ़ना ही है। पूरा 14 प्रिंसिपल पढ़ लोगे तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट में रहोगे। ठीक है, व्हाट आर टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, इसके भी चांसेस रहते हैं। ठीक है, ये रहता है कि इसका काइंड ऑफ समझ लो कुछ ना कुछ क्वेश्चन आ जाएगा, इसका या तो हाफ क्वेश्चन आएगा या पूरा आएगा। सो उतना अपने को ध्यान नहीं देना है, अपने को ये पूरा ही पढ़ना है। तो फॉर श्योर 100% बोर्ड एग्जाम में आने ही वाले हैं, ये दो क्वेश्चंस आपको पढ़ने ही है। ठीक है, आगे हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, एक्सप्लेन द 5। देखो अगर आप ये पढ़ लोगे तो ये आपका आंसर ऑलरेडी हो जाएगा। डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्क्राइब द डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट, ये आप अगर पढ़ लोगे तो ये भी आपका हो जाएगा। प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक, ये पढ़ लोगे तो ये भी आपका हो जाएगा। नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये ट्राई करना कि ये एक अलग क्वेश्चन है तो ये भी पढ़ लेना। ओके, मैंने देखो एक ये दिया क्वेश्चन आंसर, अटेम्प्ट द फॉलोइंग का नेचर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, टेक्निक ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जस्टिफाई, ये सब आप लोग अपने से कर लेना, इसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंस आपको दूंगा भी तो भी एग्जाम में बीच में से आएगा, तो मेरा इंपॉर्टेंस देने का सेंस नहीं बनता। आप लोग जितना मैं आपको मार्क करा रहा हूँ, जो इंपॉर्टेंट आंसर्स उसी में से आपको बीच में से मिल जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगा के आप लोगों को लिखना है। ठीक है, ये इसमें से कुछ लेना देना नहीं है अपने को, और बाकी ऑब्जेक्टिव्स तो आपको एज इट इज़ पूरा करना है। हाँ, मैं एक्सप्लेन द टर्म्स दे देता हूँ आपको। इसमें आप लोग देखो, ये जो टाइम स्टडी है, फटीग स्टडी है, साइंटिफिक मैनेजमेंट में आप कवर कर लोगे तो ये देने का ज़रूरत नहीं है। आई थिंक तो भी मोशन स्टडी। ठीक है, ये 3 मैंने अपने हिसाब से दिए, और बाकी सारा ऑब्जेक्टिव्स आपको फॉर श्योर पूरा करना है। ठीक है, ये तो पढ़ना ही है आपको। देखो ये जो 2 क्वेश्चंस है ना, ये समझ लो फॉर श्योर आएंगे, 100% बोर्ड एग्जाम में आने ही वाले हैं। तो ये तो आपको पूरा पढ़ के ही जाना है, पूरा पढ़ के जाना है। आपको अगर चाहिए एक्सप्लेनेशन चाहिए, अगर ये सिर्फ ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आपको चाहिए कि मैं एक एक्सप्लेनेशन वीडियो भी अपलोड करूं, तो कमेंट में आप जो भी अपने व्यूज़ एक्सप्रेस कर दीजिएगा, वीडियो आ जाएगा। ठीक है, बट वो तभी आएगा अनटिल एंड अनलेस आप कुछ कमेंट करोगे कि सर आपने जो आईएमपीज दिया उसका एक्सप्लेनेशन भी हम लोगों को दो, या अपने हिसाब से आंसर्स फ्रेम करके दो। इसमें आंसर्स आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हो, टेक्स्ट बुक का भी यूज़ कर सकते हो। हालांकि ज़्यादा लेंदी लिखने का ज़रूरत नहीं पड़ता अपने को, हम लोग अगर मेन कंटेंट को ही बढ़ा चढ़ा के लिखे तो काम हो जाता है। तो अगर आपको उस पर चाहिए तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, जस्ट कमेंट कर देना आप। और ये मैंने इसमें से 3 आंसर्स दिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग सेकंड चैप्टर की तरफ। ओके, इज द क्वेश्चन आंसर्स, हाँ ये रहा। ये सारे फिल द ब्लैंक्स एज इट इज़ आपको तो पूरे ही पढ़ने ही है। इसमें से मैं क्या ही दूँ, ये तो आपको भी पता है, ये कॉमन सेंस है कि आपको पूरा पढ़ना है। ट्रू और फॉल्स ये सब बीच में से आएगा। फाइंड अ कंप्लीट सेंटेंस, आंसर इन 1 सेंटेंस पूरे पढ़ने। हालांकि ये आंसर इन 1 सेंटेंस जो मैं आपको मार्किंग दूंगा ना, उसमें पूरा ही कवर हो जाएगा। ठीक है, फुल कवर हो जाएगा। और इसमें देखो ये जो है ये आंसर्स दूंगा, उसमें कवर हो जाएगा आपका ये तीनों, तो भी स्टिल मार्क कर दे रहा हूँ मैं। पढ़ लेना, मैनेजमेंट भगाओ, उसको नहीं पढ़ने का ज़रूरत नहीं है। इन दिस इसमें देख लेना, इसमें देख लो, इसमें मोस्टली आता है, कभी प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग आ जाता है। ठीक है, जो मैं मार्क करा रहा हूँ वो ऑब्वियसली करना है आपको। देखो एक रहती है गारंटी की बात। देखो मैंने 3-4 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं पेपर को जानता हूँ, बोर्ड को जानता हूँ कि क्या दे सकता है। तो मुझे इतना पता है, मैं 100% तो नहीं बोलूँगा, लेकिन मुझे पता है कि 80% बोर्ड का पेपर क्या आ सकता है। सो उस एजम्पशन पे मैं आपको देता हूँ। और अगर आपका 80 मार्क्स का पेपर है, अगर मैं जितना दे रहा हूँ आप उतना पढ़ते हो, तो फॉर श्योर आपका 60 to 70 आराम से आ जाएगा। बस
आपको पढ़ के जाना है। बाकी 10 मार्क्स तो आपके मेहनत के हैं, मैं पूरा तो नहीं दूंगा आपको, ठीक है। इधर देखो स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग पढ़ना रहता है, ये फर्स्ट वाला प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड डायरेक्टिंग मैंने बोला, ठीक है। और ऑर्गेनाइजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग पढ़ लेने का, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग पढ़ने का, देखो ये 4 मैंने मार्क करके दिया, ओके। और ब्रीफ में देखो इधर लिख दिया 5 पॉइंट इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, इंपॉर्टेंस, तो ये देखो ये ब्रीफ ना सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें से कुछ भी दे देगा, तो 5-5 पॉइंट याद करना है तो कर लेना, स्टिल ये सारे इंपॉर्टेंट्स है, ठीक है। 5-5 पॉइंट आप याद कर सकते हो। आगे मैं बताता हूँ, इसका भी तोड़ अपने पास है कुछ। देखो अभी जो इधर है ना आंसर, एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग, स्टाफिंग, ये सब जो है ये इंपॉर्टेंस, ये मैंने बोला ना ये चैप्टर में से आपको कुछ भी दे सकता है। हालांकि आप लोगों को ज़्यादा ध्यान प्लानिंग में देना है, कोऑर्डिनेटिंग में देना है, कंट्रोलिंग में देना है, ठीक है, और ऑर्गेनाइजिंग पे देना है। ये 4 कंसेप्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। और इधर क्या है देखो, डेफिनेशन, डायरेक्टिंग एंड इंपॉर्टेंट ना, व्हाट इज कोऑर्डिनेटिंग ये पढ़ लेना, इसमें से ऑब्वियसली ये पूरा पढ़ के जाना है आपको। व्हाट इज ऑर्गेनाइजिंग, डिफाइन द टर्म प्लानिंग एंड एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस। इसमें मैंने ये 3 क्वेश्चंस दिए, ये 3 क्वेश्चन IMP है, ठीक है, ये आ सकते हैं, आएंगे ऑब्वियसली, एक ना एक तो आएगा ही, ठीक है। मैं हालांकि एक एजम्पशन के हिसाब से आपको दे रहा हूँ, एक एक्यूरेसी के हिसाब से, और बाद में फिर हम लोग बोर्ड के टाइम पे एक वीडियो लॉन्च करेंगे कि कितना पेपर आया कितना नहीं आया, तो आप अपने कमेंट्स और अश्योरिटी के साथ आप ट्रस्ट कर सकते हो, ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग 3rd चैप्टर पे। 2nd चैप्टर का मैंने आपको मार्किंग दिया, ठीक है। मैंने जैसा कि बोला अगर आपको चाहिए तो एक्सप्लेनेशन वीडियो इसका मैं लॉन्च कर दूंगा, जस्ट आपको कमेंट करना पड़ेगा। 3rd चैप्टर ये रहा, ठीक है। 3rd चैप्टर, ओके, ये सब तो पूरा पढ़ना है आपको। ऑब्जेक्टिव्स मैंने एज इट इज़ बताया, आपको ऑब्जेक्टिव्स चाहिए तो पूरा पढ़ना है। अगर आपको चाहिए तो मैं PYQs भी सॉल्व करा सकता हूँ, बस आपको कमेंट करना पड़ेगा उसके लिए। देखो इसमें एग्रो टूरिज्म पढ़ लेना है, ये पढ़ लेना, एंटरप्रेनर स्टार्टअप्स पढ़ लेना, ठीक है। स्टैंडअप पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, एंटरप्रेनर पढ़ लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ब्रीफ में, व्हाट इज एंटरप्रेनर, एक्सप्लेन द क्वालिटीज एंड सक्सेसफुल, ज़रूरत नहीं है, पहला वाला पढ़ लेने का, एंटरप्रेनर एंड द फंक्शंस ऑफ एंटरप्रेनर, ठीक है, ये मैंने बताया आपको। आगे क्या है, एंटरप्रेनरशिप इज द बेसिस, जस्टिफिकेशन आप कर लेना, जो आंसर्स दे रहा हूँ उसके अंदर से आएगा, ठीक है। स्टिल मैं आपको इसमें से कुछ दे रहा हूँ। सक्सेसफुल बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स इज सोर्स ऑफ सेल्फ, ये फर्स्ट वाला पढ़ लेना। एंटर इज द मस्ट इनोवेटर, हाँ ये वाला पढ़ लेना। और विच क्रिएटिविटी कैन फार्मर कैन एक्सप्लेन, ये वाला भी पढ़ लेना। 3 मैंने आपको जस्टिफिकेशन इसमें से दिए। एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट प्रोग्राम ज़रूरत नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ज़रूरत नहीं है, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेना। एक्सप्लेनिंग एंटरप्रेन्योर का फंक्शन आपने पहले पढ़ा, ये वाला पढ़ लेना, ये वाला क्वेश्चन IMP है, ओके। इसमें से मैंने दे दिया, ये आएंगे तो आएंगे, रिस्क तो नहीं लेता मैं, तो भी ये वाला दे देता हूँ। ये तो भी आपको पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा, ये अगर ड्रॉप भी करते हो तो भी चलेगा, ओके। आगे बढ़ते हैं 3rd चैप्टर में। ऐसे मैं आपको एक बार वो बता देता हूँ कि आंसर्स कैसे लिखते हैं। आंसर्स देखो जब भी आप लिखो, एक खाली नॉर्मल फटाफट मैं बता दे रहा हूँ, पहले इंट्रोडक्शन लिखने का, जो भी का आंसर है उसका इंट्रो देने का, जो भी कंसेप्ट है, फिर उसका मीनिंग लिखने का, ठीक है, जैसा टेक्स्ट बुक का फॉरवर्ड मीनिंग लिख देने का। फिर मीनिंग आपने लिखा, फिर वो जो कंसेप्ट है ना, वो कंसेप्ट का इंपॉर्टेंस दिया रहेगा वो लिखो, या फीचर्स दिया रहेगा वो लिखो, जो भी दिया रहेगा वो लिखो, ठीक है। सॉरी, बीच में एक डेफिनेशन भी ऐड कर देने का, ठीक है, डेफिनेशन भी ऐड कर देने का। तो ये 4 चीज़ करना है अपने को, ठीक है। मैं वापस से इधर करेक्ट कर देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, ओके। हमने किया, इंट्रो कर लिया हमने, मीनिंग कर लिया हमने, फिर अपने को उसको एक डेफिनेशन, देखो आपको हमेशा हर कंसेप्ट के 2 डेफिनेशन दिए रहेंगे, जो इजी वाला रहेगा वो आप अपने हिसाब से डिफाइन कर लेने का, फिर जो भी इंपॉर्टेंस है या फीचर्स है जो भी है फिर वो करने का। तो ये 4 स्टेप, ऐसे स्टेप्स में आंसर लिखोगे तो ऑब्वियसली आपके चांसेस ज़्यादा रहेंगे कि आपको फुल मार्क्स मिले। आगे बढ़ते हैं 3rd की 4th चैप्टर, ये बहुत बड़ा चैप्टर था, ओके। मैंने एक्सप्लेन किया है, शायद नहीं किया है, ओके मैं करता हूँ। यह चैप्टर इंपॉर्टेंट है, मैं एक्सप्लेन करूँगा, स्टिल कमेंट कर देना आप लोग, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ना इसमें अननेसेसरी है, तो मैं PDF से एक्सप्लेन करता हूँ, जो इंपॉर्टेंट रहता है मैं वही एक्सप्लेन करता हूँ, बाकी अननेसेसरी चीज़ें हटा देता हूँ। ऑब्जेक्टिव्स आपको पूरा पढ़ना है एज इट इज़, ठीक है, इसमें कुछ नहीं है, 1 सेंटेंस है, अरेंज, अच्छा ये पढ़ लो। देखो बैंकिंग पढ़ना है, इंश्योरेंस पढ़ना है, वेयर हाउस पढ़ना है, ये तो सभी पढ़ लेना, कुछ ना कुछ तो 100% श्योर आएगा, 100% श्योर आएगा, 100% श्योर आएगा, कुछ ना कुछ तो आएगा, ठीक है, वो पूरा पढ़ लेना, ठीक है। अभी इसमें देखो डिस्टिंग्विश में पढ़ लेना, ये ड्यूटी पेड पढ़ लेना, सेंट्रल एंड कमर्शियल, ठीक है, पढ़ लेना, लाइफ एंड मरीन इंश्योरेंस पढ़ लेना, ठीक है, रोड एंड रेलवे ज़रूरत नहीं है, करंट एंड फिक्स डिपॉजिट पढ़ लेना, ठीक है। और क्या पढ़ोगे, ये रोड और एयर ट्रांसपोर्ट पढ़ लेना, ओके। देखो इतना मैंने मार्क करके दिया, डिस्टिंग्विश आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर जैसा 1st चैप्टर है वैसे ही ये 4th चैप्टर है, ट्रेजरी अपना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 4 टाइप ऑफ डिपॉजिट पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, 4 मोड ऑफ, देखो कभी कभार दे देता है, ऐसे ही टपका के दे देगा, बहुत प्यारा सा आंसर है ये, पढ़ लेना, समझ भी जाते हो आंसर, बहुत इजी टर्म्स में एक्सप्लेन भी किया गया है, इसमें से अपने देखने का ज़रूरत नहीं है। एयर ट्रांसपोर्ट ये देखो आ सकता है, जस्टिफाई में वेयर हाउसिंग इज़ इंपॉर्टेंट आ सकता है, ये आया है लेकिन स्टिल ले लो, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। फिर क्या एक्सप्लेन मरीन इंश्योरेंस टाइप ऑफ रिमेन डिसएडवांटेज ऑफ एयरपोर्ट, ये वाला आएगा, ठीक है। ये एयर ट्रांसपोर्ट वाला मोड ऑफ यूटिलिटी फंक्शन ऑफ बैंक टाइप्स ऑफ वेयर हाउस, ये तो बड़ा आंसर है तो भी पढ़ना, ये भी पढ़ लेना। आगे बढ़ते हैं, छोड़ो। और व्हाट इज़ इंश्योरेंस, व्हाट इज़ बैंक, ठीक है। वेयर हाउसिंग का तो उसमें कवर हो जाएगा, पढ़ने का ज़रूरत नहीं, इसमें से 2 ही इंपॉर्टेंट है। जो भी दे रहा हूँ वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आंसर्स है, ठीक है। आपको फॉर श्योर वो आएंगे ही आएंगे, सब नहीं आएगा लेकिन 82 बोल सकता हूँ मैं, मैक्स टू मैक्स 80% ऑफ HSC 2026 मेरे हिसाब से आएगा, फॉर श्योर आएगा। मेरे हिसाब से नहीं आएगा, बोर्ड के हिसाब से आएगा, बट जो बोर्ड का हिसाब है वो मैं थोड़ा जानता हूँ, इसलिए। आगे बढ़ते हैं। ये कौन सा है, 5th चैप्टर है, सबसे नल्ला चैप्टर है, मेरे को आई थिंक ईजीएस्ट चैप्टर लगा ये पूरे पोर्शन में 12th स्टैंडर्ड के। KPO LPO इंपॉर्टेंट है इसमें सबसे ज़्यादा। और ये देखो इधर ना एक डिफाइन ये है BPO, ये पढ़ लेना आप लोग, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक डिफाइन टपका के दे देगा आपको। ई कॉमर्स ई बिज़नेस भी पढ़ लेना, ये तीनों चीज़ पढ़ लेना आप। ई बिज़नेस ये पढ़ने का ज़रूरत नहीं है, ये पढ़ लेना। ये जो 2 डिफाइन है ना, ये पेज नंबर कुछ 106 में है, ये पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अच्छा है, मेरे को दिख गया, नहीं तो मैं भूल जाता था इसके बारे में। हालांकि क्या मालूम एक्सरसाइज में आपको दिया है कि नहीं दिया है, गॉड नोस, ठीक है। इसमें देखो ये जो है, इसमें क्या पढ़ लोगे आप लोग, आउटसोर्सिंग पढ़ लेना, ठीक है। और B2B B2C पढ़ लेना, C2B पढ़ लेना, ये सब पढ़ लेना, ठीक है। ये मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। और डिस्टिंग्विश मैंने आपको ऊपर दिया, मैंने ये वाला दिया, ई बिज़नेस ई कॉमर्स, इसका ज़रूरत नहीं आपको पढ़ने का, ठीक है। और फिर इधर आ जाते हैं ब्रीफ में BPO पढ़ लेना, और फिर पढ़ लेना LPO पढ़ लेना, ठीक है। KPO पढ़ने का इतना नीड ही नहीं है इधर। और आउटसोर्सिंग पढ़ लेना, इसमें से मैंने ये 3 क्वेश्चंस दिए, ओके। जस्टिफाई में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन डन विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, ये कर सकते हो। ईजी स्टेप टू कंपेयर ई बिज़नेस यूज़र, ये फर्स्ट एंड थर्ड वाला, ओके। इधर भी मैं मार्क कर दे रहा हूँ। अटेम्प्ट द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ ई बिज़नेस, टाइप ऑफ ई बिज़नेस, एडवांटेज ऑफ आउटसोर्सिंग, डिसएडवांटेज, ये दोनों पढ़ लेना। एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ आउटसोर्सिंग, स्टेप्स इन्वॉल्व इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। देखो ये इजी है, आप लोग इसमें मन से बना सकते हो, ठीक है। ये मन से बना सकते हो, ये आंसर इजी है, तो ये मैं दे नहीं रहा हूँ, ठीक है। अगर टपका के दे भी दिया तो ये इजी है, आप मन से बना सकते हो। आउटसोर्सिंग पढ़ लेना, आउटसोर्सिंग वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब क्या, अब है 6ठा चैप्टर है CSR, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कुछ है कि नहीं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहाँ होगी? हम इंडियंस अभी तक सिविक सेंस प्रॉपर नहीं सीख पाए हैं, हमें सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखेंगे। स्टिल हम लोगों को अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिविक सेंस, ये सारी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। लोगों को फंडामेंटल राइट्स से ज़्यादा फंडामेंटल ड्यूटीज़ पे ध्यान देना चाहिए। राइट्स तो ऑब्वियसली सब जताने आ जाते हैं, ओके। सो ऑब्जेक्टिव्स तो पूरा ही पढ़ना है भाई आपको। आगे बढ़ते हैं। ये क्या है, ट्रू और फॉल्स, ट्रू और फॉल्स नल्ला हाना ही करते रहे। आगे 1 सेंटेंस है, ये क्या है, ओके। सोशल कंसेप्ट और ट्रस्टी से भी ये पढ़ लेना, ठीक है। सोशल वैल्यूज़, मॉरल, बिजनेस एथिक्स आया था, आता भी है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पढ़ लेना, 3 दिया है इसमें से मैंने, ठीक है। केस स्टडी आप लोग पढ़ लेना। और केस स्टडी का अगर वीडियो एक्सप्लेनेशन चाहिए तो भाई कमेंट करवानू आनी, तुमको मिल जाएगा, ओके। ब्रीफ में क्या है, व्हाट इज़ बिजनेस है, ये CSR वाला पढ़ लेना, ठीक है, इंपॉर्टेंट। वो 4 टाइप ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड बिजनेस एथिक्स वाला पढ़ लेना, ठीक है। जस्टिफाई में क्या पढ़ोगे? जस्टिफाई में रुको, लोड ऑफ मीडिया नहीं, बिजनेस शुड अलाउ द वर्कर ना, एक्सपेक्टेशन ऑफ द सोसाइटी, ये देख लेना। बिजनेस एथिक कंटेन मॉरल एथिक्स कैन बी कंसिडर इन सोशल में भी, ठीक है, बस इतना। और फिर आते हैं हम लोग नीचे, व्हाट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है CSA, व्हाट आर डिस्क्राइब बिजनेस एथिक्स है, रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी है, बस इसमें से भी 3 मैंने दिया आपको, ठीक है। एक्सप्लेन द रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द बिजनेस, ये तो ऊपर कवर हो जाएगा आपका। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ला नहीं पढ़ना है कुछ भी इसमें से, ओके। आगे बढ़ते हैं। देखो मैं ऐसे ही नहीं आपको तुक्के पे दे रहा हूँ ये सब, इसके पीछे मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया और 3 साल का एक्सपीरियंस बोल रहा है ये, इसीलिए। सो आप चाहो तो प्रीवियस ईयर के पेपर भी कंपेयर करके देख सकते हो। प्रीवियस ईयर के पेपर में जितने भी आंसर्स आए, वो मैंने जो आपको क्वेश्चंस दिए उसमें भी आप देखोगे तो 80 to 90% क्वेश्चंस मेरे जो आपको मैं IMP दे रहा हूँ उससे मैच करते हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक्सरसाइज पे जाते हैं, ओके। हाँ मैं पीछे से स्टार्ट करता हूँ, लास्ट से स्टार्ट करता हूँ। इधर देखो क्या लिख के दिया गया था, वे ऑफ मीन्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, हु इज़ कंज्यूमर, ये वाला पढ़ लेना, ये तो छोड़ो, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। राइट ऑफ द कंज्यूमर स्टेट, देख लेना, ये राइट ऑफ द कंज्यूमर, मैंडेटरी जुडिशिएशन, NGO, ये कभी कभार टपका देता है, ऐसा मेरे को लगता है कि दे सकता है, ले लो। ये फोर्थ वाला, ये फोर्थ वाला। आगे बढ़ते, अरे जस्टिफाई,
कंज्यूमर हैव मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तो आएगा भाई, ये देख लो, ये इंपॉर्टेंट है, आता है, ठीक है, आए वेरी एमपी। और एक्सप्लेन द 4 नीड ऑफ कंज्यूमर, राइट ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, यानी 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये देख लेना, ठीक है। स्टेट द रोल ऑफ एनजीओ देख लेना, डिस्ट्रिक्ट स्टेट कमीशन, ये तीनों पढ़ लेना। एक क्या पता क्यों दे सकता है टपका के, ठीक है, क्योंकि इसका श्योरिटी नहीं रहता, ये सारी चीज़ ना वो लोग इधर उधर करते रहते, तो इसलिए मैं 3 दिया आपको। और इसमें लोक अदालत पढ़ लेना, ये क्या है, ये जनहित याचिका पढ़ लेना, और ये सब तो इजी, ये सब पूरा पढ़ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है, तो इसमें कुछ आपको टेंशन नहीं लेने का ज़रूरत है। ओके, अभी ये आई थिंक लास्ट चैप्टर है मेरे ख्याल से, क्या है ये, मार्केटिंग है, बेस्ट चैप्टर एंड लास्ट चैप्टर। ओके, हाँ, टोटल, अच्छा ये तो कंसेप्ट्स है। आगे बढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव्स आप लोग को पूरा पढ़ना है, उसमें मैं आपका हेल्प नहीं कर सकता, आपको ऑब्जेक्टिव्स, हालांकि जो मैंने आंसर्स दिए वो अगर आप ध्यान से पढ़ते हो तो आपको आ जाएगा। हाँ, ये रहा, ये प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, मार्केटिंग मिक्स, पैकेजिंग, ये सब पढ़ने का ज़रूरत नहीं। पैकेजिंग, चलो पैकेजिंग पढ़ लो, मार्केट क्या होता है वो पढ़ लो, और डिजिटल कंसेप्ट पढ़ लेना, ठीक है। एक्सप्लेन द, भाई ये 4P 3P, रुको मैं लास्ट में तुम लोग को एक साथ हो जाएगा कवर, मैं लास्ट से ही स्टार्ट करता हूँ। ये जो है ना, एक सेकेंड देखो, ये 7P वाला आंसर देगा, वेरी मच इम्पॉर्टेंट देगा, ठीक है। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ मार्केटिंग इन डिटेल, डिफाइन मार्केटिंग, एक्सप्लेन द डिटेल कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग, ये पढ़ लेना, ये 2 दिया मैंने इसमें से। रही क्या, स्टैंडर्डाइजेशन, पैकेजिंग, क्लासीफाई द मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ये देगा। ओके, इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग एंड लेबलिंग, ये 2 दे ले रहा हूँ। ओके, आगे बढ़ते हैं, जस्टिफाई में से देख लो, मार्केट हेल्प्स टू इंक्रीज द, ये कर लेना, प्रमोशन प्लेस एंड, ठीक है, मार्केटिंग कैन क्लासीफाई द बेसिक ऑफ द नीड ऑफ ब्रांडिंग, ये दोनों देख लेना, 5वां बार ये देख लेना। ओके, ये मैंने दिया दोनों, ओके, ये 2 दिया इधर से और इधर से 1 दिया, ठीक है, ये टोटल 3 है। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये देखो, ये वाला तो कवर हो जाएगा, 4P 3P, वो जो मैंने दिया ना आपको 7Ps वाला जो था लास्ट वाला आंसर, तो उसमें कवर हो जाएगा। इसमें कुछ देखना है, टाइप्स ऑफ मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ये भी कवर हो जाएगा, ये भी मैंने आपको दिया। सो जो आंसर दिया वो मोस्टली पूरे चैप्टर ही कवर कर देंगे, सो आपको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो जैसा कि मैंने आपको बताया, ठीक है, कि आप लोगों को इंपॉर्टेंस मैंने दे दिए। अभी मैं आपको खाली एक मे बी ओवरव्यू दे देता हूँ, मे बी शायद आपको एक ये पेपर ओवरव्यू काम है। देखो, अभी हम लोग जब ओशियम की बात करें ना, ओशियम में ना अपने को ना फटाफट लिखना है, फ्रॉम द बोला गया फर्स्ट सेकेंड टू लास्ट सेकेंड अपने को क्या करना है, लिखते ही रहना है, फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट अपने को लिखते ही रहना है। अगर आपको ना एक क्या बनाना है मालूम है, एक छोटा सा नॉवल बनाना है आपको, वो बुक भर रहे हो ना आप, जैसे बुक भरना होता है, मैं फ्रस्ट्रेशन जो मेरा एक एक्सप्रेशन देख रहे हो, भरना, भरो, लिख के आओ। ए फॉर एप्पल होता है, वी नो, ए फॉर वी नो द अल्फ़ाबेट ए, ठीक है, इज़ जनरली नोन फॉर एप्पल, ठीक है। एप्पल स्टार्ट विद द लेटर ए, ठीक है। ए लेटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द वर्ड एप्पल, ठीक है। ए इज़ ऑल्सो अ वॉवल। देखो, मैंने ए, बस एक वर्ड को मैंने इतना एग्जैजरेट कर दिया। ओसीएम में कंसेप्ट से ज़्यादा एग्जैजरेशन इंपॉर्टेंट है, ये मैं बोल रहा हूँ, ये टिप्स एंड ट्रिक्स है। मेरे को देखो, आप लोगों को मार्क्स स्कोर कराने हैं, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। 12th के मैंने अपने पेपर में, मुझे आई थिंक मैं उस टाइम पे जब ओसीएम उतना नहीं पढ़ा था जितना मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, मैं तो पढ़ के ही नहीं गया था, ऐसी सुबह उठा, आई थिंक पेपर में कुछ सब्जेक्ट ऐसे थे जो मेरे लिए आसान होते थे, जो मैं अपने जनरल नॉलेज से ही लिख देता था, तो मैंने इसमें लिखे थे, मेरे टोटल आउट ऑफ 100 मेरे 85 मार्क्स आए थे। हालांकि मैं पढ़ता तो मैं इसमें 96 स्कोर कर सकता, तो जो मैं गलती मैंने की वो आप मत करो। पेपर बहुत ईजी है, ये पेपर आपको एक वरदान है कि भाई ये पेपर जा, तू लिख के आ जा बेटा, तेरा मार्क्स परसेंटेज अपने आप अपग्रेड हो जाएगा। सो भरते जाओ पेपर, बुकलेट बना दो एक छोटा सा, ऑब्जेक्टिव सारे याद कर लो, कंसेप्ट याद रखो, बाकी इंग्लिश थोड़ा सा मेंटेन रखना और पॉइंट फॉर्मेट में लिखना, और थोड़ा ट्राई करना कि ना तुम लोग एक क्या बना दो प्रेजेंटेशन, जैसे एक पेज है, बोर्ड का पेपर रहेगा, इधर एक लाल कलर का मार्जिन रहेगा, पेज को छोटा कर देना अपने हिसाब से, इधर एक छोटा सा स्ट्रेट लाइन खींच देना, ठीक है, पेज छोटा हो जाएगा, ठीक है। इधर तो ऐसे सिंगल लाइन्स होंगे, ठीक है, और फिर इधर एक और लाइन खींच देना, अगर लाइन है तो रहने देना, क्वेश्चन पेपर इधर क्वेश्चन नंबर का लाइन रहता है, इधर मेन क्वेश्चन का, और इतने में लिखना, ठीक है। जिन लोगों का कर्सिव राइटिंग है वो लोगों को थोड़ा बेनिफिट पड़ता है, क्योंकि वो लोग छोटी चीज़ भी लिखते हैं तो ऐसा हो जाता है, ठीक है।
और जो लोग नॉर्मल हैंडराइटिंग में लिखते हैं बड़ा करना लेटर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये सिंगल लाइन में मैं ओ ऐसा लिख रहा हूँ तो आपको एग्जाम में ओ ऐसा लिख रहा हूँ, ठीक है। बाहर में गया, मेरे को क्या लेने देना। प्रेजेंटेशन अच्छा रखो, राइटिंग बड़ा रखो, बड़ा दिखना चाहिए कि वो साला पेपर टीचर भी चेक करे ना तो झक मार के बोले ले भाई तू मार्क्स ले ही ले। काट काट के कितना काटेगा, लिख देने का। जो नहीं आता पूरा क्वेश्चन पेपर छाप दो, आंसर ही क्वेश्चन ही छाप दो पूरा। अगर कुछ ये कब करने का, जब कुछ सूझ ही नहीं रहा है अपने को कि भाई जब अभी मैं कुछ लिख ही नहीं सकता, मेरे को कुछ आ ही नहीं रहा है, पूरा क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन छाप के आ जाओ। हाफ देगा चांसेस है, एक तो देगा, दो तो देगा, कुछ ना कुछ तो चांसेस है ना, प्रोबेबिलिटी पे रहो आंसर। अब तुम खाली छोड़ के आ जाओगे, जीरो मिलेगा। और ओसीएम बहुत प्यारा सब्जेक्ट है, एक बार इसे समझ लो। अगर आपको नहीं समझा हो, मे बी आपके टीचर्स पढ़ा रहे हो या कुछ ऐसा हो, तो टेंशन मत लो, गौतम सर आपके साथ हमेशा मौजूद रहेंगे। बस आप कमेंट कर दो सर ये चैप्टर या ये कंसेप्ट नहीं समझा, वीडियो रिलीज़ कर दो, मैं विद इन 2-3 डेज आ जाएगा। 2-3 डेज में ज़्यादा बोल रहा हूँ, विद इन 1 to 2 डेज आ जाएगा। कमेंट सेक्शन का मैं ध्यान ज़्यादा रखता हूँ क्योंकि जो उस पर बच्चे मुझे कमेंट करते हैं मैं उस पर वीडियोज़ जल्दी लाता हूँ। सो प्लीज़ आप लोगों को ये पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस पेपर में बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हो, ये मेरी बात मानो। और जो मैंने आपको इंपॉर्टेंस दिया है सिर्फ आप वो पढ़ो, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ सिर्फ आप वो पढ़ो, ठीक है। और बाकी अगर टाइम बचता है तो दूसरा पढ़ो। मैं ये उन बच्चों के लिए बोल रहा हूँ जिन्होंने अभी अभी पढ़ाई स्टार्ट की है, और बाकी जो कर चुके हैं वो लोग मेरे आंसर्स पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें और बाकी दूसरे आंसर्स पे भी ध्यान दो। आप लोगों को आउट ऑफ लाना है, ये सोच के चलना है। और जो बच्चे अभी पढ़ा है उन लोगों को याद रखो, आउट ऑफ नहीं लाना है। आउट ऑफ से 5 नंबर कम आए तो भी चलेगा, मैं बुरा नहीं मानूंगा, लेकिन जो मैंने आंसर्स आपको दिए पहले वो याद रखो और ऑब्जेक्टिव्स पूरा कर डालो, पूरा ही कर डालो। एक दिन बैठो बोलो आज कुछ नहीं करूँगा मैं, ना कोई भी सब्जेक्ट नहीं करूँगा, सिर्फ ओसीएम का ऑब्जेक्टिव्स पूरा एक दिन में ख़त्म करो। फिर जो मैंने क्वेश्चन आंसर्स दिया दूसरा दिन वो क्वेश्चन आंसर्स लेके बैठो। एक ही दिन बैठो, जीत के मारे, ईगो पे ले लो कि साला कैसे नहीं होगा। रट्टा मारने मत जाना कभी भी ओसीएम में। ओसीएम में रट्टा मारने जाओगे फेल हो जाओगे। ओसीएम में समझो और बोर्ड में कितना समझा सकते हो, क्या कर सकते हो। और इन केस अगर आपको कुछ ऐसा नहीं समझ आया, सर मैंने ये आंसर ओन से लिखा है, मेरे को ये करेक्ट करके बताओ, तो मेरा इंस्टाग्राम अपने डिस्क्रिप्शन में, मुझे वहाँ टेक्स्ट करो, फोटो भेज दो, मैं आपको वो करेक्ट भी करके दे दूँगा पेपर, ठीक है। ये कुछ स्टार्टिंग फ्रेज है मेरे चैनल का, तो ऑब्वियसली मैं आपको जितना हो सके मैं अपना टाइम आप में इन्वेस्ट करने का तैयार हूँ। बस एक शर्त है मेरी, आपको मुझे मार्क्स ला के देना है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। इवन तो आप सब्सक्राइब मत भी करो तो भी चलेगा, बस आप मार्क्स लाओ और बस हम लोग मिलेंगे बोर्ड के रिजल्ट के दिन कि सर इतना आया। ओके, सो ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स एंड डू योर हार्ड वर्क। अपने माता पिता के लिए करो, अपने लिए करो, एक प्राइड रहेगा एचएससी में इतना परसेंटेज आया। मैं आज भी बोलता हूँ कि मेरा 70 आया, उस टाइम के ज़माने के हिसाब से 70 ठीक था, इस टाइम के हिसाब से तो कम है, ठीक है। बट स्टिल एक प्राइड से चलो, जितना भी परसेंटेज आया। जो ये मार्क्स है ना, हम लोग अपने दम पे कमाते हैं, जैसे अपने फादर लोग पैसा अपने दम पे कमाते हैं और तुम लोग को अपने दम पे खिलाते। कोई बाहर वाला आके कुछ बोल सकता है? नहीं बोल सकता है। सो आप लोग अभी पैसा शायद ना कमा रहे हो कुछ लोग, तो आप लोग की कमाई है मार्क्स है कि ये देखो मैं मार्क्स लाया, खुद पढ़ के लाया, साल भर मैंने मेहनत किया, ये मैंने मार्क्स लेकर आया, ये देखो। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट स्टूडेंट्स। मैं वीडियो यहाँ ये एंड कर रहा हूँ। मैं इकोनॉमिक्स का भी इसके बाद इंपॉर्टेंस आपको दे दूँगा एंड पढ़ाई पे लग जाओ दोस्तों। और कुछ ही महीने बचे हैं अभी, बाकी सारी चीज़ें छोड़ दो, शादी बाद में हो जाएगी आप लोगों की, उसकी भी टेंशन मत लो, ठीक है। और बिज़नेस भी स्टार्ट हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। आप लोग बहुत बड़े बिजनेसमैन, आप लोग बहुत बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर्स बनोगे, सब कुछ हो जाएगा। अभी फिर हम लोग को बस सिर्फ और सिर्फ एचएससी के पेपर पे ध्यान देना। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।